हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे एनर्जी पाती है जब भी फूड को लेती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी होती है कंसिस्ट होती है बहुत सारे सेल से, और ये सेल इतने छोटे होते हैं। तो कभी आप सोचिए कि अगर आप फूड को लेते हैं, अच्छा कभी आप ये सोचिए कि अगर कोई छोटी चीज है जो दिख नहीं रही है आंखों से, और अगर उसको आप फूड दे रहे हैं जो कि हमको दिख रहा है, तो क्या वो फूड ले पाएगा। हमें खुद पता है कि जब हम फूड को लेते हैं तो उसको तोड़ते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों हम उसको तोड़ते हैं? तो यही तो सिंपल रीजन है कि हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। अब ये सेल इतने छोटे होते हैं कि जो हम फूड को लेते हैं उसको हमको तोड़ना होता है। अगर हम उसको तोड़ेंगे नहीं तो हम जो खा रहे हैं उसको छोटे टुकड़ों में कर नहीं पाएंगे और हर एक सेल को दे नहीं पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि हमने सभी सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे दिया, तो वो कैसे हमको एनर्जी देते हैं, कैसे हमको एनर्जी मिलती है, कैसे एनर्जी स्टोर होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, हम अगर सिंपल से देखते हैं तो जब हम फूड को लेते हैं तो सबसे पहले तो हम डाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं कि कैसे वो डाइजेशन होता है, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात करते हैं। तो जब हम फूड को लेते हैं तो उसको आपको पता है कि हमारे पास टीथ होते हैं जिसको तोड़ने का काम करते हैं। हाँ, ये भी होता है कि बहुत सारी एंजाइम होती है, माइलेज, ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, जो कि इसमें काम करती हैं, जो कि अलग अलग प्रोटीन या जो फैट होता है उसको तोड़ने का काम करती हैं। अब उसी तरह जैसे कि हमारा माउथ होता है, तो जो हम फूड लेते हैं अगर उसमें स्टार्च होता है तो आपको पता है कि अमाइलेज एंजाइम होती है जो कि इसको माल्टोज में तोड़ देती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक उसके पहले डेक्सट्रोज में उसको तोड़ा जाता है, फिर माल्टोज में टूटती है। डेक्सट्रोज जो होती है वो माल्टोज से बड़ी यूनिट होती है। अब जब माल्टोज में उसको तोड़ देते हैं तो आगे चल के वो और टूटती है जिससे हर एक सेल को मिल सके, क्योंकि अगर वो छोटी नहीं होगी तो कोई एक सेल उसको ले नहीं पाएगी, क्योंकि सेल भी बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हमको उसको बहुत ही छोटा करना पड़ता है, इसीलिए हम उसको तोड़ते हैं। जो फूड, देखिए, पहले जब आपने स्टमक पहले आपने माउथ में लिया फूड को, उसके बाद जब तोड़ा, बहुत सारी प्रोसेस हुई, हम डाइजेशन में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब वो पूरा उसका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, तो आपको उसको एसिमिलेट करना है। और जो नहीं हो पाया, जो हमारा वेस्ट था, उसको आपको निकाल देना है, जिसको हम इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट फूड का होता है उसको आप स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि आप प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पाते, इसीलिए उसको आप NH3 या अमोनिया को बनाकर उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन को आप स्टोर नहीं कर पाते। हालांकि जो ग्लाइकोज होता है उसको आप ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर पाते हैं, तो जब उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। लेकिन और उसी तरह जैसे कि स्टार्च होता है या फैट होता है, जिसको आप अमाइनो एसिड में तोड़ते हैं, जिसको आप ग्लाइसरोल में तोड़ते हैं, जो फैटी एसिड में तोड़ते हैं सबको, तो जो अमीनो एसिड में जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो अगर उसका, हमने पहले ही बताया कि प्रोटीन को आप स्टोर नहीं कर पाते, तो उसको आप NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट करके। और जो फैट होता है, फैट को आप क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे? आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। आपने एक टिश्यू पढ़ा होगा जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो होता क्या है कि एडिपोज टिश्यू कुछ नहीं होता, वो क्या करता है, वो फैट को स्टोर करता है। तो अगर हम जो फूड ले रहे हैं, अगर वो फूड में फैट जो होता है बहुत ज़्यादा है, तो वो स्टोर हो जाता है। वो स्टोर कहाँ होता है? या तो आपके जो बेली होता है, पेट, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जिससे आपका पेट जो होता है, ट्रांस फैट जिसको कहते हैं। फैट अलग चीज होती है, ट्रांस फैट अलग चीज होती है, ठीक है। फैट हमको एनर्जी देती है, लेकिन ट्रांस फैट जो होती है हमको एनर्जी नहीं देती, वो हमें मोटा बना देती है। तो ट्रांस फैट की तरह वो हमारे जो भी बॉडी या मसल होते हैं उसके नीचे स्टोर रहता है। जब हमको हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ती है कि हमें फैट चाहिए एनर्जी के लिए, या जो भी चीज़ की ज़रूरत है, ग्लाइकोजन चाहिए, तो वो लीवर में स्टोर होता है। वहाँ से वो फिर हर सेल में जाता है, फिर उसको फिर तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर सेल को देना है। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने ऐसा किया कि हर सेल के पास मैंने, समझ लीजिए कि, भेज दिया कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट है फूड के लिए। मान लीजिए मैंने कार्बोहाइड्रेट हर सेल को भेज दिया।
अच्छा, तो हर सेल को भेजा तो सभी सेल में एक ही चीज होगी, एक ही प्रोसेस होगी। अब मान लीजिए जब हमने कार्बोहाइड्रेट भेजा है तो कैसे कैसे सेल क्या करेगा जिससे हमको एनर्जी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको आपको तोड़ना होता है। वो होता है पॉलीसेक्राइड, और आपको उसको तोड़ना होता है यानी डाइसेक्राइड। ठीक है, अब करेंगे क्या, जो कार्बन मॉलिक्यूल है यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उसको आपको तोड़ना है कि वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाए। और जब आप उसको ऐसा तोड़ेंगे तो वो जो कन्वर्ट होगा उसको हम कहते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड, क्योंकि वो एसिड की तरह रिएक्ट करता है। वो अब साइटोप्लाज्म में टूटता है। अच्छा, उसके बाद आप करते क्या हैं कि आप ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस जानते होंगे कि पहले तो आपने फूड को ले लिया तो डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बना हर एक सेल में जा रहा है, उसके बाद आपने क्या किया, कार्बन को तोड़ मतलब जो कार्बोहाइड्रेट था उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ा, जिसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। अब आपको वो जो पायरुविक एसिड है माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाना है। क्यों लेके जाना है, क्योंकि उसको अभी आपको और तोड़ना है। ठीक है, अब उसको और तोड़ने के लिए कोई होगा तो जो उसको लेके जाए माइटोकॉन्ड्रिया तक, तो उसका काम करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आएगा, आपको पता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जब जा रहा है तो यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिल रहा है, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकल रही है वो बाहर जाती है। ऑक्सीजन कैसे आएगा, आपने ऑक्सीजन लिया, आपके लंग्स में गया। ठीक है, तो जब लंग्स में गया तो आपको पता है ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के 2 ब्रांच हो जाते हैं जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई की और ब्रांच होते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के और मतलब आप आगे जाएंगे तो आपको गुच्छे लायक ऐसे मतलब स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। अल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में जो होता है हेमोग्लोबिन, आपको पता है आरबीसी। जो हेमोग्लोबिन होता है वो कई टाइप का होता है, वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है उसके बीच में आयरन होता है। ठीक है, जो उसको कंटेन किया होता है, उसके चारों तरफ एन्यूरल रिंग होती है। ठीक है, उतना डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आयरन होता है। तो कौन सा आयरन होता है, Fe+2। ठीक है, वो Fe+2 आयरन होता है, Fe+3 नहीं, Fe+2। तो Fe+2 आयरन क्या करता है, जो हेमोग्लोबिन है उसने जब कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब बाइंड किया, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब बाइंड करता है तो उसको लेके जाता है हर सेल में। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही कि भाई जब एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन आता है तो जो आरबीसी की जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, यानी आरबीसी ही ऑक्सीजन को बाइंड करती है क्योंकि उसी के साथ हेमोग्लोबिन है। ठीक, तो आरबीसी ने ऑक्सीजन को बाइंड किया, अब वो लेके जा रही है ऑक्सीजन को हर सेल में। जब सेल में लेके गई तो ऑक्सीजन ने क्या किया, जो पायरुवेट था उसको पकड़ा और उठा के लेके जाके माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल में छोड़ दिया। जब ऐसा हो गया तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल में उसको छोड़ा तो वहां पर अब क्या प्रोसेस होगी, उसको और तोड़ा जाएगा, और जब अब उसको और तोड़ा जाएगा तब एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी को हम कैसे स्टोर करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको बताया एनर्जी को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अब एनर्जी को कैसे स्टोर कर पाते, सब लोगों ने मतलब ऐसा सोचा गया कि कैसे एनर्जी स्टोर होगी। तो एक तो आइडिया था कि हम एनर्जी बॉन्ड्स को बना दें। अब एनर्जी बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, तो ऐसा था कि वहां पर फॉस्फेट की जो मतलब कंसंट्रेशन थी वो थी, तो ऐसा किया गया कि जो फॉस्फेट था उसको जोड़ दिया गया, तो वहां पर जो एटीपी थी वो बनी। अब एटीपी में हुआ क्या, तो एडीपी जब एटीपी बनी तो उसमें जो बॉन्ड्स थे वो फॉस्फेट को होल्ड किए हुए थे। जब ट्राइफॉस्फेट बनी यानी इसमें 3 फॉस्फेट हैं। अब 3 फॉस्फेट है यानी जितने भी मतलब फॉस्फेट जुड़े हैं तो उसके बीच में एनर्जी बॉन्ड्स हैं, उसी में एनर्जी है जो कि स्टोर हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि एटीपी बना तब उसके पास एनर्जी है। हाँ, एडीपी अगर बनता है तो एडीपी में भी एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन उसमें कम एनर्जी होती है क्योंकि उसमें डाइफॉस्फेट यानी 2 ही फॉस्फेट है, तो एनर्जी बॉन्ड्स भी 2 ही होंगे। तो यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है तो इस तरह एनर्जी मिलती है। अब ये एटीपी क्या करेगा, तो यहाँ पर एटीपी कितनी निकली, तो 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में 38 एटीपी निकलती है। ठीक है, अब एटीपी ये जो निकलती है ये कितना एनर्जी हमको देगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमको 28 यानी 2880 किलो जूल एनर्जी देगी। ठीक है,
तो इतना ये हमको एनर्जी देती है। तो कैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एनर्जी हमको मिल रही है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो इसमें कई चीज़ें निकलती हैं, आपकी एनर्जी भी निकलती है, आपका CO2 भी निकलता है। अब जो CO2 होता है वो तो चला जाता है सेल के जरिए, उसके बाद आरबीसी उसको बाइंड करके छोड़ देती है लंग्स में, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है और एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आप खेलते कूदते हैं, तब आपको एनर्जी मिलती है। एक केस और हो जाता है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर आपको मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, तब वहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो उसको लेके नहीं जा पाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर आपको लेकिन एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा कब केस होता है? जब आप बहुत खेल रहे होते हैं या फिर बहुत ही कोई काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो मतलब एनर्जी बहुत खर्च हो रही होती है और ऑक्सीजन की डिमांड तुरंत फुलफिल नहीं हो पाती। जब फुलफिल नहीं हो पाती तो एनर्जी तो बनाना पड़ता है, और जब एनर्जी बनानी पड़ती है तो वहाँ पर जब एनर्जी बनती तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण वहाँ पर एनर्जी तो बन जाती, लेकिन एक और केस बन जाता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपके मसल्स में जम जाता है और उसकी वजह से आपको वहाँ पर दर्द होने लगता है, या और उसके बाद आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं फैटिक हो रहा हूँ, ठीक है, थक गया हूँ, तो ऐसा आपको फील होता है। उसके बाद जब ऐसा नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, जब आपको फिर ऑक्सीजन फिर एकदम फुलफिल हो जाता है आपका बॉडी, उसके बाद वो फिर लैक्टिक एसिड हट जाती है, निकल जाती है, और आपको वहाँ से मतलब फैटिक हट जाता है, आपको दर्द होना बंद हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसा केस हो जाता है, कैसे एनर्जी आपको मिलती है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिएगा, और आप बताइए कमेंट में कि आप कैसी वीडियोस चाहते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो तुरंत करिए।